सबसे जो उनकी बेहतरीन क्वालिटी थी कि वो हर बंदे की बात सुनते थे। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा उनको मिले, वो बात सुनाना चाहे और वो बात ना सुने, ये नहीं हो सकता। हमने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखा। आप किसी की बात ही पूरी सुन लेना तो 50% आपने उसका हल निकाल दिया, अगले दिन आपने दिल का गुबार निकाल दिया। तो डॉक्टर साहब के सामने बैठ के पूरी बात तो सुनते रहते थे, सुनने के बाद हल्के से एक जुमले में उसका बता देते, रेस्पॉन्स दे देते थे। चूँकि पोल्ट्री का चूँकि उनका एक सेक्टर था, एक इंडस्ट्री के वो हेड कर रहे थे, तो ज़्यादातर लोग मशवरा करते थे पोल्ट्री के हवाले से कि हमने ये काम करना है, हमने कोई ट्रेडिंग करनी है, हमने कोई मेडिसिन का काम करना है, हमने कोई फीड की ट्रेडिंग करनी है। तो वो कभी भी उन्होंने किसी को डिस्करेज नहीं किया इस हवाले से। हर बंदे को उन्होंने इनकरेज किया है कि आप करें, अल्लाह मदद करने वाला है, आपका काम ठीक चलेगा। जो मुझे एडवाइस करेंगे वही, बेशक कोई और रैंडम बंदा भी आ जाए वही एडवाइस उसको, कि ये नहीं है कि मेरा बेटा है तो मुझे कोई फ़र्क करेंगे या किसी और को फ़र्क करेंगे। वो मैं कह रहा हूँ कि हर बंदे को वो इक्वल ट्रीट करते थे। मैं जो इस चीज़ का देख के होता है कि उनका इतना बड़ा दिल था, यानी इतनी साफ नीयत थी उनकी कि किसी का कारोबार बढ़ा होता तो बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। अगर उनको लॉस हो रहा हो तो उनको तरीके बताते, उनको तजर्बे अपने ज़िंदगी के बताते। तकरीबन हर शोबे में ना एक मुनासिब हद तक उनको जो है ना वो एक्सपर्ट थे। बिजली में, वापडा में, कंस्ट्रक्शन में, इवन जो पोल्ट्री से हट के भी जो शोबे हैं, तो काम चूँकि इतना किया हुआ था, हम समझते थे कि हम ज़मीनों के और ये लैंड रेवेन्यू के हम बड़े एक्सपर्ट हैं। वो हमेशा हमसे एक कदम आगे हुआ करते थे। उनको शुरू से मैं जो अब्बू की आदत देखी थी हर चीज़ में बारीकी में जाते हैं। मतलब कि हर चीज़ सिंपल बनाते हैं, हर चीज़ को सिंपल बना के उसके डिटेल तक एंड टू एंड मतलब स्टेप वाइज ऊपर आते हैं और सिंपलीफाई करके देखते हैं ताकि उसमें अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। मैं कभी कभी उनके पास जब बैठा होता था तो मुझे मालूम है कि वो अफराद से बहुत माइन्यूट डिटेल, टेम्परेचर कितना है मुर्गे खाने का, जो पंखे चल रहे हैं उसकी थ्रो कितनी है दोनों तरफ की, और उनकी किस वक्त बंद होते हैं, किस वक्त खुलते हैं, जाहिर है उनकी एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र थी। ये बैंकों की स्टेटमेंट्स वगैरह आती हैं ना, तो उनमें मार्कअप ये वो चीज़ें लगी होती हैं बहुत सारी, उसको दोबारा चेक करके सिस्टम जनरेटेड होती थी, उनमें से भी गलतियाँ निकाल देते थे, ये यहाँ पे गलती है। चूँकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी थी, वो यानी ये एहसास ज़िम्मेदारी थी कि कल को अगर किसी मैनेजर की गलती की वजह से कोई वबाल, कोई बार, कोई नुकसान कंपनी पे आएगा तो अल्टीमेट उसके ज़िम्मेदार डॉक्टर साहब ही होंगे। वो फ़र्द नहीं होगा, वो तो तनख्वाह है, वो ज़्यादा तो वो टर्मिनेट होगा, घर चला जाएगा, लेकिन कंपनी उसको भुगतेगी। तो ये एहसास ज़िम्मेदारी कि अपनी तमाम मसूसियात के बावजूद डॉक्टर साहब बहुत माइन्यूटली चीज़ों को देखते थे, परखते थे और उसके ऊपर गुफ्तगू करते थे, और दिखने वाले से, कहने वाले से, बात करने वाले से उसके ऊपर उसकी वो भी लेते थे कि इसकी कमांड इसके ऊपर है या नहीं है। मैंने देखा है कि बास सख्त गिर होते हैं, सजाएँ देते हैं, ठीक है, मातहतों की ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी डॉक्टर साहब में। जब यूनिवर्सिटी से मैंने एक सरकारी नौकरी छोड़ के तो आना था, प्राइवेट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना था, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि मैं जो अपने बॉस हैं डॉक्टर सादिक, उनके हवाले से मैंने लोगों से इन्फॉर्मेशन ली। तो उस वक्त भी, आज से 25 साल पहले भी, लोगों का जो उनके मुतल्लिक़ राय थी कि डॉक्टर सादिक साहब अपने नाम की तरह सच्चे हैं, बहुत हेल्पिंग हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा मशवरा देते हैं। तो ये जनरल मैंने जितने लोगों से भी मशवरा किया उनके मुताबिक ये था जी कि अगर डॉक्टर सादिक साहब के साथ जॉब करने का मौका मिल रहा है तो उनके साथ जॉब की जाए। मेरी डॉक्टर सादिक साहब के साथ मेरे करियर में मेरी सेकंड जॉब थी। तो जब मैं उनको ज्वाइन करना था मुझे, तो हमारी एक शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री का, बाबाए पोल्ट्री, जनाब चौधरी अब्दुल गफूर साहब, डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब। तो उनसे मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा गल ये है कि पहले सिर्फ सरमायादार कोल तू जॉब कर रहा सी, हुण तू डॉक्टर सादिक कोल चलना, पता है तैनू ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, और आप भी रात सोने तो पहले पढ़ता है, तो ख्याल रखी तेरी नॉलेज अप टू डेट होनी चाहिए। ट्रस्ट करते थे, वो एतमाद करते थे अपने मातहतों मैनेजमेंट टीम के ऊपर, और मैनेजर को जो वसाइल चाहिए थे अपने टास्क के लिए वो देते थे, उसके बाद कहते थे अपने टास्क में लग जाइए। और उसके पीछे ये नहीं कि कोई जासूस लगा देते कि चेक करो ये काम क्या कर रहा है,
वो नतीजा देखते थे, कहते हाँ जनाब जो टास्क आपको दिया था वो कहाँ तक हुआ है। ये बात मेरे लिए बहुत ही बताना जहाँ बाइस फ़ख्र भी है और एक बाइस यानी हसरत भी है, दोनों चीज़ें हैं। हसरत ये है कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टर सादिक फाउंडेशन के ऑफिस का विज़िट कभी भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। मैंने उनको दावतें भी दी कि आप आएँ और उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये तो मेरी हसरत है कि वो आते, मैं उनको विज़िटर ग्रुप में उनके मैं दस्तखत लेता, उनको अपना दिखाता, सारा सब कुछ, ये बात थी। लेकिन दूसरी जानिब ये फ़ख्र इस बात का है कि डॉक्टर साहब का ये ट्रस्ट का वो आलम है कि डॉक्टर साहब ने ज़रूरत महसूस नहीं की। मेरी फ़ाइलें जाती थी, फाइलें आती थी, फ़ाइल पे वो लिखते थे, फ़ाइल के ऊपर जो मैं लिखता था, और इसके मुताबिक उनको ये इत्मीनान था कि काम चल रहा है। और उनका ये कहना था कि आपका हर बंदा मशीन का एक पुर्ज़ा है, और अगर एक पुर्ज़ा भी ख़राब हो जाए तो मशीन चलना बंद हो जाती है। उसमें एग्जांपल देते थे वो ऑफिस बॉय की, कि आपका अगर ऑफिस बॉय भी अगर नहीं है और आपको उसकी ज़रूरत है तो आप डिस्टर्ब होंगे, आपका सारा माहौल, आपका सारा काम डिस्टर्ब होगा। मैं फर्स्ट डे ही मेरी ड्यूटी थी, तो मैं मतलब चाय मैंने बनाई और बना के जाके डॉक्टर साहब को पेश की। तो उन्होंने चाय वगैरह पी। जब मैं दोबारा बर्तन वगैरह उठाने के लिए गया तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की मेरी। उन्होंने कहा कि आप पहले भी चाय शाय बनाते रहे हो। मैं कहा सर घर में ही कभी कभार बना लेते थे। तो कहते हैं कि आपने बड़ी अच्छी चाय बनाई। तो मेरा ये है ना कि पहले दिन से ही बड़ा मतलब इस बात से मेरी जोड़ी हौसला अफजाई हुई। वो मरदम शनास थे, या वो एक बहुत अच्छे मेंटर थे, बहुत अच्छे यानी दूरंदेश थे, वो विजनरी थे। और मरदम शनासी ये थी कि उन्होंने अपने शोबे में एक से बढ़ के एक फ़र्द को, कॉम्पिटेंट आदमी को रखा, उसको इख्तियारात भी दिए, उसके ऊपर ट्रस्ट भी किया। इस ज़माने में एतमाद किसी के ऊपर करना ये बड़ी बात है। बंदे से गपशप करके अंदाज़ा लगा लेते थे कि पांडा खाली है या वेज कुछ है। तो उनका वो जो एक ये यूनिक स्टाइल था। कभी उन्होंने जो है ना वो फॉर्मल तरीके से संदे सर्टिफिकेट या बंदों से उसके मुतल्लिक सवाल करके बंदे को जजमेंट नहीं किया था। जब कोई नया अपॉइंटमेंट होती थी डॉक्टर की फार्म मैनेजर के लिए, तो उनसे वो फार्म में वर्किंग करवाते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी कि लेबर कैसे काम करती है। उनसे रैकिंग भी करवाते थे, उनसे अंडे भी उठवाते थे, सारा हर काम वो उनसे करवाते थे ताकि इन्हें पता चले कि ये काम हमने कैसे आगे बंदों से लेना है। खुद करेंगे तो आगे आप उनसे काम ले सकोगे। तो ये मुझे उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि इमरान आपने ड्यूटी नहीं करनी, काम करना है। और डे फर्स्ट से लेके आज तक जो है ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ड्यूटी की हो, हमने काम ही किया। और इनका अपने एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत अच्छा बिहेव था। वो एक माहौल जो था वो ऐसे था जैसे एक घर के माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे एसपी ज्वाइन किए हुए कुछ अर्सा हुआ था तो 3-4 जगह से मुझे ऑफर आई सिक्योरिटी की और अच्छे पैकेज के साथ। लेकिन ये डॉक्टर साहब की शख्सियत ही थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किए रखा। डॉक्टर साहब से जब आजिर अजीर की हैसियत से, बॉस और मुलाजिम की हैसियत से जो मेरा इंटरेक्शन तक 10 साल रहा उनके इंतकाल तक, उसमें मैं ना सिर्फ उनकी अज़मत का कायल हुआ बल्कि उनकी खूबियों का भी मोतरफ़ हुआ। उनके अंदर खूबियाँ बेपनाह थीं। डॉक्टर साहब की शख्सियत में ये बुर्दबारी, तहम्मुल, ट्रस्ट, ये यूनिक क्वालिटीज़ थी। ज़्यादातर जो है ना उनका ख्याल ये होता था कि लोग अच्छे हैं, लोगों के बारे में भी पॉजिटिव होते थे। कोई बहुत ज़्यादा बंदा 2 नंबरी पे उतर जाए तो उसको कंपनी से फारिग करते थे, वरना फारिग नहीं करते थे। एक बंदा एक जगह पे नहीं चला, दूसरी जगह पे चलाया, दूसरी पे नहीं चला, तीसरी जगह पे चलाया। तो ये एक बात और भी है, कहते थे कि आप अच्छे, अगर बंदा आपके पास रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप अच्छे मैनेजर नहीं हैं। आप बंदे को यूज़ ही नहीं कर सके, आप में स्किल की कमी है। तो यही बात वो अपने ऊपर भी लाते थे कि अगर जो मेन मैनेजमेंट में लोग हैं उनसे अगर काम नहीं ले सके तो वो समझते थे कि ये मेरी कोताही है कि मैं रीअलाइन करूं, जिधर ये बंदा अच्छा परफॉर्म कर सकता है उधर इससे। और इस तरह बहुत सारे लोगों को उन्होंने चलाया। अब्बू ना एक बंदे की जो एक्सीलेंस है वो खुद डिग आउट करते थे, बंदे को इतना एम्पावर करते थे, उसको ट्रस्ट देते थे, उसको उसकी जो अच्छी चीज़ें उसको पॉलिश करते थे, और वो फिर बंदा ऑटोमेटिकली खुद एक बहुत बड़ा मतलब शाइनिंग हॉर्स बन जाता है। वो फ्री कर देते थे दिमाग को बंदे का, ताकि वो
हर चीज़ एक्सेसिवली सोचे और अपने आप को जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको अचीव करे बंदा, वो इस तरह अबू चलाते हैं बंदा। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने उनको कोई धोखा दिया, फ्रॉड दिया, वो एक टाइम पे आके उनको माफ़ कर दिया करते थे, बल्कि उनके साथ दोबारा जो है ना, तो उनका ख्याल था कि बेसिकली इंसान जो है ना अल्लाह मियाँ ने अच्छी नेचर पे पैदा किया है। हालात व वाक़यात होते हैं जो इंसान को 2 नंबरी पे मजबूर करते हैं, चीटिंग पे मजबूर करते हैं। कुछ हालात व वाक़यात होते हैं और कुछ आपका सिस्टम जो होता है ना वो भी मतलब सिस्टम में अगर चेक एंड बैलेंस नहीं आया तो लोग गुमराह हो गए। तो अगर आप सिस्टम को बेहतर रखें, लोगों के हालात व वाक़यात को देखते रहें तो वो नहीं चीटिंग करेंगे। एक सेल्स का हमारा बिज़नेस जब शुरू हुआ तो एक सेल के बिज़नेस में लाहौर के लिए हमने एक लड़का अपॉइंट किया और उस लड़के ने हमारे साथ कोई 6 महीने की सर्विस की। इस दरमियान में वो लड़का भाग गया और कुछ 15-20 दिन के बाद पता चला कि उसने किसी पार्टी से जो है कोई 1.5 या 2 लाख रुपए या शायद इससे ज़्यादा अमाउंट, मुझे कंफर्म नहीं है, वो लेके चला गया। तो बहरहाल हमारे लिए था कि चले लोग ऐसा करते हैं, ये कोई नई बात तो थी नहीं, कंपनियों के अंदर लोग ये बात करते हैं। लेकिन 1 माह के बाद उस लड़के का लेटर आया और उसने डॉक्टर साहब को एड्रेस किया था और उस लेटर में उसने ये लिखा था कि सर आपके साथ जो वक्त गुज़रा मेरा, वो मेरे लिए इंतहाई इंस्पायरिंग वर्ड है। लेकिन चूँकि मैं एक इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे जो तनख्वाह आप यहाँ देते थे उस वक्त तनख्वाहें भी कम थी, वो बहुत ज़्यादा तो होती नहीं थी, लेकिन बहरहाल उस वक्त के हिसाब से वो ठीक थी। मैं समझता था कि उसके अंदर मैं अपने छोटे भाइयों और जो बहन भाई हैं उनकी मैं शायद ख्वाबों को पूरा ना कर सकूं। मैं अपने फैमिली का बड़ा हूं, वालिद साहब मेरे फौत हो गए, तो मुझे एक अच्छी नौकरी दुबई के अंदर मिल गई और उसकी तनख्वाह जो है वो यहाँ से कोई 3 गुना ज़्यादा थी। तो मेरे पास जाने का वीज़े के पैसे और किराया नहीं था, तो मुझे ये अंदाज़ा था कि शायद मैं मांगूँ तो मुझे तो पैसे नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि जी मैं जो मेरे बनते हैं वो मुझे देकर फारग कर दिया जाए। तो मुझे कोई लोन भी नहीं देता था। तो ये आपकी अमानतन पैसे हैं जो मैंने लेकर मैं चला गया हूँ, लेकिन मैं इसे समझता हूँ कि ये मैं अमानतन ले गया हूँ और इसको आप कर्ज़ हसना मेरे लिए कंसिडर करें और ये पैसे मैं आपको इतनी किस्तों के अंदर वापस करूँगा क्योंकि यहाँ मेरी तनख्वाह ठीक है। और मुझे याद है कि उसकी पहली किस्त जब मेरी उसी टेनेवर सर्विस के अंदर उस लड़के की मुझे रिकवरी डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि उसकी 1 किस्त आ भी गई थी वापस। और डॉक्टर साहब के पास जब ये केस गया तो डॉक्टर साहब ने रिकवरी डिपार्टमेंट को भेज दिया कि उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखें लेकिन इस लड़के को कांटेक्ट ना करें और वो ख़ुद अगर भेज दे तो फिर भेज दें। किसी रीजनल ऑफिस में किसी बंदे ने रिकवरी के पैसों में से एम्बेजलमेंट की नहीं जमा कराए, किसी से लेके पार्टी से वो जमा नहीं कराए, तो जो उस एरिया के जो रेलेवेंट बंदे थे उन्होंने उसके ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर्ड करवा के उसको अंदर करवा दिया, थाने करवा दिया। थाने करवाने के बाद उन्होंने डॉक्टर शादा साहब के ऑफ़िस में फ़ोन किया और उनको इन्फॉर्म किया जी इस तरह मतलब ये मामला हुआ था और इस बंदे ने इतने पैसे रिकवरी की थी और वो जमा नहीं कराए, तो हमने उसको अंदर करा दिया। तो जब डॉक्टर शादा साहब को ये बात पता चली तो उन्होंने उन बंदों को अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि उनको गुस्सा किया। उन्होंने कहा क्यों भाई, आपने क्यों उसको अंदर करा दिया, तुमने मुझे पूछे बगैर ये किया क्यों, जाएं और उसको भी छुड़ा के लाएं। तो वो बंदे गए, फिर उनको छुड़ाया। तो जब उस बंदे को बताया, थाने वालों को भी पता चला कि भाई इन्होंने खुद ही अंदर कराया, खुद ही छुड़ाने आ गए। उस बंदे को बताया गया कि आपको डॉक्टर शादा साहब ने ही छुड़ा दिया, हालांकि आपने उन्हीं की चोरी की है। तो उस बंदे ने फिर निकलते ही डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और पहले तो उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी मैं आपके पास 1 मिनट के लिए आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आराम से आ जाना, कोई बात नहीं, जब तुम्हें मौका मिले तब आ जाना, कोई इशू नहीं। तो खैर वो दूसरे दिन ही वो बंदा उसने टिकट कराई और वो उनके ऑफिस हाज़िर हो गया और आके उसने वो जो अमाउंट थी उसमें से 1 मिलियन जमा करा के और बाकी का चेक उनको दे दिया और आते उनके पाँव पड़ गया। माफ़ी मांग ली उसने कहा जी मुझसे गलती हो गई है, मुझसे भूल हो गई है।
कि मैंने ये मतलब ये काम किया है तो मुझे माफ़ कर दो। तो डॉक्टर सादक साहब ने नाव से माफ़ किया, उसे गले लगाया, उसने कहा कि गलतियाँ बच्चों से ही होती हैं, कोई बात नहीं, इन्हीं गलतियों से बंदा सीखता है। तो मैं बज़ाहिर समझता हूँ कि उन्होंने उस बंदे के कैरियर को बचा लिया। ये मतलब ये वाला आंसर करके या ये वाला गेस्चर दे के शायद उसको मतलब किसी चीज़ को खींचा जाता तो वो पता नहीं कितना बड़ा चोर हो जाता, वो अपने करैक्टर में कितना ख़राब हो जाता। लेकिन उनकी इस डिसीजन की वजह से एक बंदे की पूरी लाइफ चेंज हो गई। शायद वो ये तो काम जो हो गया उसके बाद वो सारी ज़िंदगी ये काम करने का सोचे भी ना। म्याल फार्म पे एक सिक्योरिटी गार्ड को जो है ना, जैसे हमारी तनख्वाह शिफ्ट हुई थी बैंकों में, सब के ATM कार्ड बन के आ गए और उसका ATM कार्ड नहीं बना था, ठीक है। और इत्फाक से ईद आ गई सर पे, और उस वक्त गार्डों में है 2-2 महीने की तनख्वाह इकट्ठी आई थी उस ATM कार्डों पे। उस बेचारे का गुजारा, हम सब भी गुजारा तनख्वाहों पर होता है, और वो बहुत ही परेशान था। परेशानी के आलम में आके उसने फॉर्म पे ना शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया, बहुत उलटबाजी उसने की। और जब ये रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब को मैंने बताया कि इस तरह एक गार्ड है, 2 दिन बाद तनख्वाह है और बहुत शराब शोर मचा रहा है। तो उन्होंने कहा इस तरह करें कि इसको जो है फ़ौरन तनख्वाह फार्म की अकाउंट से दिलाएं, ATM को छोड़ें, ताकि इसके घर में पैसे तो जाएं। मेरे बच्चों ने कपड़े जूते खरीदने होंगे, कोई इसने राशन खरीदना होगा। तो रही बात जो उसने डिसिप्लिन वायलेट की है, मैं सब इसको माफ़ कर दूँ और इससे वैसे बता दें आइंदा नहीं ये काम करना। किसी पर जुल्म नहीं करते थे, किसी पर जुल्म होता देख नहीं सकते थे। आज तक भाइया ने डांट तो शायद दिया हो, अपना कभी हाथ नहीं उन्होंने उठाया था किसी मुलाजिम के ऊपर। जनरेटर जल गया, सुपरवाइज़र ने उस मुलाजिम के मुंह पे थप्पड़ मारा तो तुम कहाँ गया था, जनरेटर जला दिया। ये बात कहते डॉक्टर साहब तक पहुँची। डॉक्टर साहब फार्म पे गए, जाकर सुपरवाइज़र को बुलाया, उसको कहा इसका तो थप्पड़ मार, तेरे थप्पड़ मारने से जनरेटर ठीक हो गया, तूने उसको क्यों थप्पड़ मारा। उस बंदे को निकाल दिया जिसने उसको थप्पड़ मारा था, उस बंदे को और उसको बना दिया वहाँ का सुपरवाइज़र। डॉक्टर साहब दरिया दिल थे, खुले दिल के मालिक थे। अगर उनको महसूस होता था ना भी एक बंदा मुस्तहिक है, हकदार है, तो उस पर जान भी कुर्बान करने के तैयार हो जाते थे, उनको बहुत देते थे। इस तरह एक शायर ने कहा है ना, हम रोने पर आ जाएं दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह रोना हमें नहीं आता। तो छोड़ नहीं देते थे, उसको नवाज देते थे, ज़मीन से आसमान पर उठा देते थे। किसी ने एप्लीकेशन लिख दी कि डॉक्टर साहब मेरा इस तरह गुजारा नहीं होता, उनको फीसें लगा देते, उनको ऑफिस, उनके घर जो है वो किराए पे ले देते। एक कंड्यूसिव जो माहौल होता है, एक बाइज़्ज़त माहौल और पुरसकून, जहाँ बंदा अपनी एबिलिटीज़ पे एक्सेल कर सके, वो डॉक्टर साहब ने प्रोवाइड किया। तो डॉक्टर साहब वॉक कर रहे थे तो एक गार्ड ने कहा कि डॉक्टर साहब हमारी तनख्वाह कम है, हमारी तनख्वाह ज़्यादा कर दो तो हमारे ना वो खर्चे बहुत हो गए। तो भाया ने ऐलान कर दिया, सब गार्डों के 7-7 हज़ार रुपये तनख्वाह बढ़ा दी। इतने गार्ड थे, इतना खुश हुए गार्ड, तो 7-7 हज़ार रुपया डॉक्टर साहब ने ऐलान कर दिया, सबके 7-7 हज़ार रुपया तनख्वाह और बढ़ा दी। तो ये उनका दिल था। और हमने देखा था कि बाकी कंपनियों में जब कभी 2-4 माह का डाउनफॉल आया है तो डाउन साइजिंग में उन्होंने बंदों को फारग किया, लेकिन डॉक्टर साहब का माटो ये था कि बंदों को मैंने कभी नहीं फारग करना, जो हैं वो हैं बस। और फेयर इतने थे कि अक्सर कहते थे कि आपने मतलब जो है ना वो मेरी नुमाइंदगी करते हैं, कंपनी की नुमाइंदगी करते हैं, कंपनी के भी प्रॉफिट लॉस के लिए आपने झूठ नहीं बोलना, यानी हम मेरी ज़ात के लिए भी आपने किसी से झूठ नहीं बोलना। मौलाना बंदूदी साहब से बहुत मुतअस्सिर थे, बहुत ज़्यादा मुतअस्सिर से, उनकी महफिलों में बैठते थे। आम जो मौलवी है ना, मतलब एक आम मुल्लाई जैसे कहते हैं, वो नहीं थे, वो एक ना रियलिस्टिक हकीकत पसंद थे। वो मौलाना की किताबें पढ़ के बड़ा मुतासर थे, मौलाना से बड़ा मुतासर थे बस। तो उनको किताबें पढ़ कर वो सही मानों में मुसलमान थे, साइंटिफिक तरीके से इस्लाम को समझते थे। मैंने नहीं सुना, कर भी नहीं सकते थे कि किस तरीके से 2 नंबर काम कर, नहीं, उनकी तबीयत भी नहीं था, उनकी वालिदैन ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। तो मैंने अपनी 22 साल की ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि उन्होंने कभी गलत बात पे स्टैंड लिया हो।
कभी नहीं देखा। बहैसियत इंसान वो बहुत ही नफीस आदमी थे। मैंने 22 साल में मैंने कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी कोई उनको करते हुए नहीं देखा कि मतलब जिसको बंदा कहे कि यार ये कोई गलत काम है। वहाँ पे जो ऑफिस है उसमें मस्जिद थोड़ी छोटी है, जगह थोड़ी छोटी है, लेकिन फिर भी उनकी ये कोशिश होती थी कि जब नमाज का टाइम हो गया तो नमाज उनकी अवलीन कोशिश होती थी कि जाके मस्जिद में जमात के साथ पढ़ें। और अक्सर ऐसे भी होता था कि कोई कारी साहब मौजूद नहीं है तो वो जमात कराते थे। और मैंने खुद बहुत दफ़ा उनकी पीछे मैंने नमाज़ पढ़ी है। जब शुरू में हमने ज्वाइन किया है ना, वो कहते थे कि नमाज आपने 5 वक्त की पढ़नी है, मेरे काम का हरज होता है तो होता रहे, लेकिन आपने नमाज नहीं छोड़नी, नमाज के टाइम पे नमाज पढ़नी है। ज़ाती हैसियत में उनका उठना बैठना मिलना जुलना लोगों से जिस तरह का बंदा होगा वैसा ही था। अगर वो किसी दूर बड़े देहात में एक आम किसान से मिल रहे होते थे जो अपनी भैंसें चुरा रहा है, बकरियां चुरा रहा है या अपनी ज़मीन पे खेती पर, तो उनका वो उसी लेवल पे चले जाते थे उसको डील करने में। और अगर वो ऐवान इक़्तिदार में आला ओहदों पर फायज लोगों को मिलते थे तो उनका फिर वही होता था, यानी जिस तरह के लोग होते थे उसके मुताबिक वो उस महफिल में रंग जाते थे। डॉक्टर साहब फीड में लगाने के लिए ज़मीन देख रहे थे तो मेरा उनके साथ जाना होता था। कभी ये चनियोट साइड पे कहीं ज़मीनों पे पैदल चलना साथ, हम ज़हरा साइडों पे तो ऐसे ही मामलात होते हैं, वहाँ किसी पकौड़े वालों के पास बैठ जाना, वहाँ से चाय बनवा लेनी, गुड़ वाली चाय बनवा लेनी, तो खालिस दूध की चाय, तो वहाँ साथ ही फटे पे बैठ के हमने पीनी। और फिर कहना कि असगर देखा ये कितनी अच्छी चाय है, ये है नेचुरल दूध की चाय, इसमें गुड़ डाला हुआ है, ये पकौड़े भी अच्छे हैं। बस वो मज़ा लेते थे, कहते थे ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। डॉक्टर साहब ज़्यादा चाय भी पसंद करते थे लेकिन कॉफ़ी उनको ज़्यादा पसंद थी। कॉफ़ी इसलिए भी वो ज़्यादा पीते थे कि ज़ाहिर काम वो ज़्यादा करते थे। वो इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी उनका टिफ़न घर से आता था। जो आपने वो 3 स्टेप्स वाला जो स्टील वाला जो टिफ़न है ना, अभी तक वो उस टिफ़न में ही खाना खाते थे। सेहत का बड़ा ख्याल रखते थे, कोई स्मोकिंग वगैरह कोई चीज़ वो नहीं करते थे। मैंने जो 22 साल उनके साथ ड्यूटी की है, मैंने कभी भी उनको स्मोकिंग करते नहीं देखा। उनकी महफिल में बैठ के बंदा उकताता नहीं था, दिल करता था बैठा रहे, उनके साथ बातचीत चलती रहे, गाना एंजॉय करता था। लगता नहीं था कि मैं बास के सामने बैठा हुआ हूँ, ऐसे शफीक वालिद के सामने लगता था बैठा हुआ हूँ, जिसकी गुफ्तगू में मिठास थी, एतमाद था, और बंदा फील करता था कि मैं इंतहाई महफूज हाथों में हूँ। ठेठ पंजाबी भी बोलते, लेकिन बिलअमूम वो दोस्तों की महफिल में उर्दू बोला करते थे। साफ स्पोकन थे, ऊंचा बोलना में शायद उनकी फितरत नहीं थी, पता नहीं, सॉफ्ट सा। और जब बैठे होते थे तो उनको दूसरों को, चूँकि हर आदमी हद तवज्जो चाहता है, तो ऊंचा बोलना बात का दोस्तों की फितरत होती है, लेकिन उनको एक दफ़ा बोल के तवज्जो लेके फिर को अपना मुद्दा पेश करते। कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरी शादी हुई तो मेरे वलीमे का गोश्त डॉक्टर साहब के उस तलाई के मुर्गी खाने से आया था, और जब मैं उसकी फौरी अदायगी नहीं की थी और मैंने चंद महीनों का डॉक्टर साहब से इजाज़त लेके उसका उधार दिया, और मैंने उसकी अदायगी है 2-3 महीने के बाद की। बाद में मुझे ये बात पता चली कि ये उनका जो है वो दरिया दिली सब दोस्तों के साथ ही नहीं थी, हर वाकिफ़ का के साथ और हर शख्स के साथ थी। ऐसे अफराद भी आए हैं कि जिन्होंने उनसे लिए हुए उधार को, यानी मुर्गी उन्होंने ली है, यानी बहुत ही रिटेलर्स से, और उन्होंने मुर्गियाँ ली है मुख्तलिफ़ शहरों में रिटेलर से या शहर में रिटेलर से, और जो नहीं दे सके थे कुछ पैसे दे दिए, कुछ आउटस्टैंडिंग थे, आके उन्हें दरख्वास्त की जनाब लेके काम नहीं चल रहा, पैसे माफ़ कर दें, वो पैसे माफ़ कर दिया करते थे। कि डॉक्टर साहब ने जब मुझे ऑफ़र की तो मेरा उनके साथ जो एक्सचेंज हुए डायलॉग वो ये हुए कि दोस्तों की मुलाज़मत मुझे रास नहीं आती, मुलाज़मत भी जाती है और दोस्ती भी जाती है। डॉक्टर साहब ने फिलबदी जवाब दिया कि अगर काम नहीं करोगे तो मुलाज़मत चली जाएगी, मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन दोस्ती नहीं जाएगी।
काम करोगे तो दोनों चीज़ें नहीं जाएंगी, ना दोस्ती जाएगी ना मुलाजमत जाएगी। मेहमानों को बाकायदा टाइम देते होते थे, ये नहीं कि अचानक ही कह दिया आ जाओ, नहीं, उनको टाइम देते होते थे। जब टाइम देते थे तो वो मेहमान की पूरी तरह उनकी बात सुनते थे, उनसे अच्छी तरह मिलते थे, बल्कि ऐसा मालूम होता था भाईजान का कोई काम ही नहीं है दुनिया का। ऐसे फ्रेश होकर उनकी बात सुनते, उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी करते। खाने का बंदोबस्त करना या चाय का बंदोबस्त करना अरूज पे होता था और दिल से मेहमान नवाजी करते होते थे। सर उनके पास जो भी आता था वो किसी में फ़र्क नहीं करते थे। ये उनमें बहुत बड़ी खूबी थी कि वो किसी के साथ भी कोई फ़र्क नहीं करते थे, कोई अमीर हो या गरीब हो या जैसा भी हो, वो बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करते थे और बड़ा अच्छा सलूक होता था मेहमानों के साथ। फिर वो जब जाने लगते थे तो उनको बाकायदा गेट तक छोड़ के आते थे। और ये बात मुझे एक मुलाजिम की हैसियत से ही मालूम हुई कि मैंने डॉक्टर साहब को, ज़रूरतमंद भी जो डॉक्टर साहब के पास चंदा लेने आते थे, डॉक्टर साहब उनको जीने तक, अपनी सीट से उठ के जीने तक आके उनको रुख्सत करते थे। यानी गोया वो समझते थे कि जो आया है तो वो इस इकराम का मुस्तहिक है। 1% भी उसके दिल में ये ना आए कि मैं जहाँ बरी कि यहाँ मैं मांगने के आया हूँ। डॉक्टर साहब ने उसको वो एहतराम दिया है, वो एहतराम दिया है कि जिससे वो बहुत खुश, मुतमईन और बहुत हशात बशात और दुआएं देता हुआ गया है कि इतना अजीम आदमी और इतनी इनकिसारी, इतना अजीम आदमी और इतनी आज़ी